असद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। असद साहब, मुसलमान बड़ा दिल नहीं दिखा सकते हैं। मैं बार बार उस पर आती हूँ। आस्था का मसला ये वाकई आस्था का मसला है जिसको अलग अलग पार्टियां पोलिटिसाइज करने की कोशिश करती है। असद साहब, आप अपने तरीके से पोलिटिसाइज करते हैं, बीजेपी अपनी तरीके से करती है, कांग्रेस अपने तरीके से करती है। आप सब लोगों के क्या शट डाउन नहीं हो जाएंगे अगर वो मसला सॉल्व हो जाएगा? ये बहुत सच्चाई से और ईमानदारी से सवाल है जो असद भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसे हल क्यों नहीं किया जा रहा है? आप सबसे पहले नहीं, मैं आपसे प्लीज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप शुरू में एक सवाल किए थे, इसी सवाल से ड्रावा के क्या दिल बड़ा नहीं कर सकते। आपका मतलब क्या उसमें खुल के बोलिए तो मैं खुल के जवाब दूंगा उसके ऊपर। हिंदुस्तान का मुसलमान, अगर ये आस्था का मसला है, आप भी जानते हैं कि हिंदू ये मानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना है, तो फिर क्यों बड़ा दिल मुसलमान नहीं बताते और ये कहते हैं कि हाँ ये आपके प्रभु राम की जन्मभूमि है, हमारे लिए तो एक मस्जिद है, कोई बात नहीं, हम जहां इबादत करेंगे वहां मस्जिद बन जाएगी। ये बड़ा दिल है जिसका मैं जिक्र कर रहे हैं असद भाई। मैडम, बड़ा आप कर रहे हैं ना, तो 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन है, दिल्ली का फसाद हुआ, मुंबई के फसादात हुए, आपके हाशिमपुरा का फसाद हुआ, हैदराबाद का फसाद हुआ। अब आप चाहते हैं तो हमारा गर्दन सर खलम कर दीजिए। अगर यही सवाल है कि मुसलमानों को इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बन के रहना चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी की आस्था को अगर हम देखते हुए हम अपने आप को गुलाम बना लें, तो मैडम ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान श्रीलंका नहीं बन सकता, हिंदुस्तान म्यांमार नहीं बन सकता। हिंदुस्तान चलता है तो रूल ऑफ लॉ के ऊपर चलता है और रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत फैसला होता है। ये मसला आस्था का नहीं है, याद रखिए। अगर ये मसला आस्था का बन जाएगा खुदा ना खास्ता, तो फिर हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं रहेगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, थ्योरोक्रेटिक स्टेट हो जाएगी। क्यों जहन में आता है? अगर ये आस्था का मसला नहीं है तो आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर भी लिख सकते थे। आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद क्यों सोचते हैं? अगर ये आस्था का मसला नहीं है, अकीदत का मसला नहीं है, फेथ का मसला नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि मैं असद भाई, आपने पढ़ा होगा फ्रॉम पेज 1 to the last पेज, एक एक फ्रेज उसका पढ़ा होगा। आप जानते हैं कि आपकी तरह नहीं पढ़ा हूं मैं। हाँ, मुझे यकीन है कि आपने पढ़ा होगा। अब ये बताइए कि आप सुप्रीम कोर्ट में फर्ज कीजिए, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। नहीं, मैं सुन नहीं पाया असद साहब, क्या कहा आपने? हाँ, नहीं, आप बोलिए आपका सवाल। ठीक है, फर्ज कीजिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहां पर फैसला जो है हिंदू मेजॉरिटी के पक्ष में आता है, फिर आप सर आंखों पर रखेंगे उस फैसले को और मान लेंगे? अरे मैडम, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसला तो आखिरी अपील कोर्ट है। क्यों नहीं आप ये सवाल आरएसएस के लोगों से करते बुला के? मोहन भागवत से सवाल करेंगे, वो आएंगे। तो अभी मेरे सामने असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि ये सवाल मुझे असद साहब से करना है। आप मुझे ये बताइए, ट्रिपल तलाक पर तो बड़ा बवाल हो गया था, उस पर आप लोगों ने नहीं माना था। मैं कैसे मान लूं कि अगर फर्ज कीजिए फैसला मेजॉरिटी के हक में आता है तो आप मान लेंगे? मैडम, पहले तो ये मुझे बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ा हूं, वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते वक्त क्या कहा? दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज जजमेंट, इसीलिए हम स्टे दे रहे हैं। वो मसला था टाइटल सूट का, कोई पार्टनरशिप सूट नहीं थी। वो टाइटल अगर मेरे पास है तो मेरे पास होगा। क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने? कि आप तीनों में बांट लीजिए। ये क्या बात है? यही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया था। हमको श्री रामचंद्र जी की जो लोगों की आस्था है उसके खिलाफ नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई साहब, हिंदुस्तान के संविधान के लिहाज से फैसला करिए। ये सिविल सूट है, फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाएंगे? मैं मानूं बिल्कुल। मैडम देखिए, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्शन की सबको इजाजत है और वो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। फ्रीडम ऑफ एक्शन खत्म कर देंगे तो क्या करेंगे फिर आप? हिटलर हो जाएगा या फिर नॉर्थ कोरिया की किम जोंग की रिजीम हो जाएगी कि अगर कोई सुप्रीम लीडर के खिलाफ बोलेगा तो गैब, उसका खानदान गैब। ये कोई म्यांमार अपने गद्दाफी की या नॉर्थ कोरिया की रिजीम नहीं है। हिंदुस्तान का दस्तूर मुझे इस बात की नहीं है। यही वाकई इतने जिसे कहते हैं ना कि हेड ऑन फाइट ले चुके हैं, तो विपक्ष की पार्टियां जो आप पर आरोप लगाती है, क्या कहेंगे असद साहब? वो ये कहती है आप सिर्फ और सिर्फ हमारे वोट काटने के लिए मैदान में उतरते हैं।
नथिंग मोर देन दैट। यही काम आपने यूपी में किया, गुजरात में थैंक गॉड वो ये कहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप कुल मिलाकर मदद तो बीजेपी की ही कर रहे हैं। मैडम आपने मुझे आने की दावत दी, मैं हाजिर हो गया। अब आप मुझे बुलाना बंद कर दीजिए मैडम, फिर से खत्म हो जाएगा सर। नहीं आप बहुत अच्छे वक्ता है, मैं बता दूं आपको। अरे आप बहुत अच्छे ओरेटर हैं मैडम, आपकी बात सुनना सबको पसंद है, ठीक है, और हमेशा आपको इनवाइट करेंगे। बस मैं इतना कहना चाह रही थी, आप बात रखिए। शुक्रिया, मैं आपकी दावत को कबूल करते रहूंगा। मेरी बात सुनिए, यूपी में इलेक्शन हुआ, मैं पहली मर्तबा लड़ा, अमेठी से कांग्रेस हार गई, मेरा कैंडिडेट नहीं था। कैसे हार गए? मैं जाके बोला लोगों को वोट मत डालो। हाँ, हरियाणा नहीं लड़ा, कांग्रेस हार गए, मैं जाकर बोला। कश्मीर हार गए, मैं जाकर बोला। झारखंड नहीं लड़ा, मैं जाकर बोला। 400 सीटों में मैं 28 सीट पर लड़ा यूपी में, तो आप लोग 10 पे दम तोड़ दिए, मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैडम, ये इन लोगों का गुरूर और तकब्बुर है, और कुछ नहीं है कि वो अपने गलतियों का मुहासबा करने तैयार नहीं है। ठीक है, अगर असदुद्दीन ओवैसी को इज्जत बख्शना चाहते हैं, बख्शिए मुझे इज्जत, और मैं इस इज्जत के काबिल भी हूं। मैं अपना इलेक्शन लड़ता रहूंगा। मैं मोदी की मुखालिफत करता रहा, आरएसएस की करता रहा, और मुझे फख्र है, और मैं करता रहूंगा। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, मैं कोई एनजीओ नहीं हूं कि इन्हों बोले मैं खामोश हो जाऊं। मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन, ये तो आवाम फैसला करेगी। आज यूपी में कुछ नहीं हुआ तो हम इतने बड़े सीट जीत गए, वहां पर 60,000 के करीब वोट हम फिरोजाबाद में लिए, और वहां पर क्या कांग्रेस ने नहीं काटा? आरोप यही तो लगा रहे हैं कि आपने आकर हमारे वोट काट दिए हैं। अगर आपको इतनी खिलाफत करनी है तो साथ में लड़िए। अच्छा, एक काम करिए मैडम, आप उनसे मेरी मीटिंग करवा दिए। आप बोलिए कि मुझे मेरा शेयर दे दो। चलिए आप बोल दीजिए, आप बेहतरीन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बन सकती हैं। चलिए आप बोलिए उनको, साथ में लड़ने। तो अरे आप तो मेरे वजूद को इकरार नहीं करते, तो मुझसे बात क्या करेंगे? वजूद से याद आया, नहीं करते। वजूद से याद आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब, कल असीम वकार साहब थे डिबेट में, वो ये कह रहे थे कि AIMIM इज अ सेक्युलर पार्टी, इससे ज्यादा सेक्युलर पार्टी कोई और हो नहीं सकती। और जब ये बात उन्होंने कही तो पैनल में मौजूद सब लोग हंसे। बहुत ईमानदारी से आपको बता रही हूँ, एक पार्टी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, एक पार्टी AIMIM जो खुद को सेक्युलर तो कहती है पर सेक्युलरिज्म की परिभाषा में फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रही है, वो मुसलमानों के आरक्षण की बात कर रही है। अगर इस देश में हिंदू को या हिंदुत्व को एजेंडा बनाया जाता है तो किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? फिर आप अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कह रहे हैं, सेक्युलर क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये बताइए कि क्या मैंने कहा था कि मैं जानाधारू ब्राह्मण हूं? क्या मैंने कहा था कि मैं जैन भी हूं और हिंदू भी हूं? क्या मैंने कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं? किसने कहा था ये? बताइए आप। क्या प्रधानमंत्री ने अपनी पहली स्पीच लोकसभा में दी और कहा था कि 1200 साल की सत्ता के गुलामी के बाद सत्ता मिली है? मैंने कहा था। मैडम, पटेलों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो बीजेपी ने भी दिया था 10%, अब कांग्रेस देने जा रही है। तो कह दीजिए ना कि हिंदुस्तान में मुसलमान पटेलों से फॉरवर्ड है, गुज्जरों से फॉरवर्ड है, जाटों से फॉरवर्ड है, मराठों से फॉरवर्ड है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि एम्पिरिकल एविडेंस की बुनियाद पर आर्टिकल 15 और 16 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मेरा एविडेंस है बैकवर्डनेस का, सोशल एजुकेशन, उसकी बुनियाद पर दीजिए। अब सब लोग, अगर बीजेपी देखिए, बीजेपी 49 पटेलों कैंडिडेट उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस 45 को बनाती है, राजपूतों को बनाती है, आपके चौधरियों को बनाती है। अरे भाई, ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग? आए दिन सब लोग ये एक बात कर रहे हैं, अकाली दल से अलायंस हो सकता है, सब हो सकता है। बेसिकली आप भी हिंदुस्तान को पीछे धकेलना चाहते हैं। आपको पता नहीं है कि जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी को भी रिजर्वेशन चाहिए? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि 27% में कितने ओबीसी मुसलमान मिलता है बताइए?